और कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है शक्ति सुमन एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल टीसी द इंजीनियर्स चॉइस पे। और आज के लिए आपका जो टॉपिक होने वाला है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जिससे आप वाकिफ होंगे या अगर नहीं भी हैं तो आपके लिए ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप ये इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहे हो। आप यहाँ पे फिर आप डिप्लोमा में भी पढ़ोगे, इसके बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स है जो आप टेंथ में भी पढ़े हो, जिससे आपका बेस थोड़ा बहुत मजबूत हुआ है। और इसमें आप आगे डिटेल में इस चीज़ को पढ़ोगे और आपके लिए इसेंशियल है। अगर फर्स्ट ईयर में आपको अगर पास करना है तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये हार्ड सब्जेक्ट है, इजी नहीं है। इसे आप मैथ्स की तरह ले सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे थ्योरम्स भी दिए हुए हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी आपको बनाने के लिए मिलेंगे। और साथ में आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है, देखो ये जो ये जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसे बहुत सारे नामों से अलग अलग जगह पे जाना जाता है, ठीक है। इसमें आप जैसे आपके लिए जो है, अगर बीयू से हो आप तो आपके लिए यही है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बहुत जगह होता है कि इसका नाम चेंज करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी होता है। इसके साथ में और भी कुछ नाम्स होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में नाम होते हैं, लेकिन पढ़ाया आपको यही जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। तो जो इसमें बेसिक होता है एसी नेटवर्क, डीसी नेटवर्क, यही सब जो होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह, इसी सब के बारे में बात होती है। तो इसका डिटेल में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और आपको मैं बता दूं, ये आपके फर्स्ट ईयर में इसेंशियल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, आपको या तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा, नहीं तो सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा। और ये आपको पास करना ही पड़ेगा। इसमें बहुत बच्चों के क्या होता है कि कैरी लगते हैं। आपको अपने कैरी नहीं लगवानी है, ये बात ध्यान रखनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हम लोग पूरी आपके लिए सीरीज लेके आ रहे हैं सब्जेक्ट का। तो आपको पूरे देखना है। आज पहले समझ लो कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हो कि हमारे इसमें टोटल जो है सो इसमें 6 मॉड्यूल्स है, ठीक है। इसमें 6 मॉड्यूल्स है, और आपको जो पढ़ने हैं सो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि एग्जाम जो होती है इसका पैटर्न क्या होता है, कैसे एग्जाम लिया जाता है ये वाला। तो जैसे आप बीयू के स्टूडेंट हो, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो आपका जो एग्जाम होता है तो टोटल 70 नंबर का होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो आपके जो है ऑब्जेक्टिव जो है आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, और ऑब्जेक्टिव इसे नहीं बोल सकते हो आप, इसे ये कह सकते हो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है इसमें एमसीक्यू भी रहे। तो ये टोटल रहते हैं 10, ठीक है। 10 में से आपको बनाना रहता है क्या, 7 बनाना रहता है, ठीक है। और 7 जो आपको बनाना रहता है, इसमें क्या है, सातों जो है सो ये 7 जो बनाना होगा, हो सकता है एमसीक्यू में रहे जो कि 2 नंबर का रहता है, या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछ सकता है जिसमें आपको थोड़ा सा लिखने के लिए 4-5 लाइन में लिखने के लिए मिले, और इसका आप आंसर दे दो। तो ये एग्जाम पैटर्न के ऊपर हो सकता है दोनों चीज पूछने मिल जाए, लेकिन ज्यादातर चांस होता है कि इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही पूछे। तो ऐसे में ये हो गया, ये आपको 7 नंबर से हिसाब से यहाँ पे टोटल आपको यहाँ से आता है 14 नंबर, ठीक है। और आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए, 25 नंबर, ठीक है। तो आपका जो ये सब्जेक्टिव, बाकी जो सब्जेक्टिव बचता है, सब्जेक्टिव जो आपका बचता है, ठीक है, ये आपका जो टोटल इसके अलावा बचता है, आपको पता ही है कि टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से पहला मैंडेटरी होता है जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है। इसके अलावा 8 और होते हैं जिसमें से आपको 4 बनाने होते हैं, ठीक है। 4 बनाने होते हैं, तो इसमें हो सकता है कि ए बी सी करके हो। एक क्वेश्चन आपका 14 नंबर का होता है जिसमें ए होता है, मान लो दो पूछते हैं, एक में ए और बी पूछेंगे, दोनों को 7-7 नंबर कर सकते हो, नहीं तो 3 पूछेंगे तो उसे अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे कि ये सब्जेक्टिव में आपका अगर लेके चलो, ठीक है, तो आपका जो है ये टोटल 56 नंबर का होता है, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका हो गया 70 मार्क्स का, ठीक है। ये 70 मार्क्स आपका हो गया। तो 70 मार्क्स में आप फिर आपको लाना है 25 नंबर। तो अगर आपको पास करना है तो हो सकता है कि आपके जो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं थ्योरम्स, अगर क्लियर कर लोगे, 2-3 को अच्छे से क्लियर कर लोगे तो भी आप पास कर सकते हो। लेकिन हाँ, एग्जाम में ये होता है कि हो सकता है कि आप जिसकी तैयारी करके गए हो वो ना आए, कोई और क्वेश्चन आ जाए। इसमें हम लोग थ्योरम भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, और जो भी थ्योरी है उसे जरूर करेंगे, क्योंकि थ्योरी हमारे लिए बेसिक इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे हम लोग लिख पाए कॉपी को। जितना ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा आप लिख पाओगे किसी टॉपिक के बारे में, उतना ज्यादा आपको मार्क्स आने की संभावना होती है, ठीक है। तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं पहला। आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है ये है आपका डीसी सर्किट्स, जो कि 8 लेक्चर्स में है।
इसे 8 लेक्चर्स में खत्म करना है वैसे इसके हिसाब से। बट मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे कि आपको क्या इसके में इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूँ, और आपको इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ना क्या क्या है। तो ऐसे जैसे आप देख रहे हो, पहला जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट, जिसमें आरएलसी होता है। आरएलसी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज एक दे देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। आरएलसी क्या होता है, पहली बार अगर आप इस डॉट को सुन रहे हो तो आप पहली बार नहीं सुन रहे हो। अगर आप सीबीएसई से हो, आपने 10th में ये चीज पढ़ी होगी, आप भूल रहे हो इस चीज को, आप याद करो 10th में आपने ये फिजिक्स में पढ़ी थी। इसका बेसिक नॉलेज आपको मिल चुका है, लेकिन आप हो सकता है कि भूल गए हो या फिर आपने ध्यान नहीं दिया हो। तो आरएलसी का एक तरह से मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, ठीक है। आरएलसी, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है सो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो आर होता है तो होता है रेसिस्टेंस, ठीक है। एल मतलब होता है इंडक्टेंस, ठीक है। हाँ, और सी मतलब होता है आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आप अगर ले लो, सॉरी, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है, ये तीनों से आप फेमिलियर हो गए, थोड़ा बहुत भी जरूर हो गए। और आपको डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा। आपको बेसिक जो आपको थोड़ी सी नॉलेज होती है, जिसमें ये रेसिस्टेंस जो हो गया, सो आपका जो करंट का जो फ्लो होता है उसे स्लो करता है, ठीक है। आप इसे बेसिक समझ लो, ठीक है। कैपेसिटेंस होता है, इसमें आपका एनर्जी स्टोर होता है। इंडक्टेंस में भी एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन वो सब हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहले आप समझ लो कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो आपका ये आरएलसी हो गया। इसके अलावा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और आपको बताता हूँ, जैसे इसके अलावा किरचॉफ करंट एंड वोल्टेज लॉ जो होता है, केवीएल और केसीएल, ठीक है। आप जैसे लेके चलो, चलो ये जो है पहला हो गया केवीएल, ठीक है। ये वीवीआई होता है, एग्जाम में पूछेगा ही, ठीक है। दूसरा होता है के सी एल, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपको पढ़ना है, वो अच्छे से मैं समझा दूंगा। आप एक लेक्चर देखोगे अच्छे से तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विथ डीसी एक्साइटेशन, ठीक है। ये जो आपका टॉपिक है, नाम से बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। आपको बेसिक क्लास लगेगी, एक क्लास में आप इजिली इस चीज को समझ लोगे। मैं चाहूंगा कि इस सारी चीजों को एक ही टॉपिक पे एक ही क्लास में खत्म कर दूं। तो आपके लिए ये पहला हो गया खत्म, ठीक है। इसी मॉड्यूल में दूसरा जो आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन। स्टार डेल्टा के बारे में आप कुछ भी अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपके लिए ये है कि ये जो है आपका एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है। इसके अलावा जो ये जो है सो नेटवर्क थ्योरम, ठीक है। वीवीआई है इस सब्जेक्ट का, 100% कंफर्म लेके चलो कि इसमें से 14 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछेगा। 14 नहीं तो 7 नंबर डेफिनेटली पूछेगा, जिसमें से सबसे मेन जो है आपका सुपर पोजिशन। 100%, मतलब इसमें चांस है कि आपका बहुत हद तक चांस है ये पूछना ही है। अगर ये नहीं पूछता है तो थेल्विन्स पूछ सकता है, नॉर्टन्स पूछ सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पूछ सकता है। इन चारों में से कोई भी दो पूछ सकता है, एक पूछ सकता है, या फिर एक से ही दो क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। तो आपको अगर एक को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो उसे लिख सकते हो अपने तरीके से। आपको प्रोसेस तो याद होगा ना, आपको पूरी तरह से एक तरह से दिमाग में रहेगा कि हाँ ऐसे इसका फिगर बनाना है, ऐसे डायग्राम बनाना है, ऐसे इसके बारे में लिखना है। तो कुछ तो नॉलेज होगा ना, तभी तो पढ़ पाओगे, बना पाओगे इसको, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका तीसरा जो है टाइम ड्रिवन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। आरएल और आरसी सर्किट के बारे में आप नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी ये कवर कर लोगे, ठीक है। इसमें से अगर वीवीआई की बात की जाए तो आप आरएल से समझ लोगे, ये बेसिक होता है। तो इसमें से एग्जाम में के व्यू से नहीं देखो, लेकिन अपने नॉलेज के व्यू से जरूर देखो, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, तब तो आपके लिए वीवीआई है। लेकिन अगर आप सिविल से हो, सीएस से हो, तो आपके लिए एक बेसिक है कि आपको जानना जरूरी होता है। इसीलिए इसका नाम ही है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देख रहे हो, ग्रुप ए या ग्रुप बी दोनों को पढ़ना होता है, और ये बेसिक है तो आपके लिए वीवीआई के सब पढ़ ही लो, ठीक है। तो आपका ये हो गया, इसे आप छोड़ सकते हो। वोल्टेज और करंट सोर्स एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा आपका जो है ये केवीएल और केसीएल है, ये भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा एनालिसिस ऑफ सिंपल सर्किट विद डीसी एक्साइटेशन पूछ सकता है, चांसेस कम है लेकिन पूछ सकता है। आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन तो करनी होगी ना, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन है, इसे एग्जाम में भी पूछ सकता है, लेकिन ये जो आपका जो है नेटवर्क थ्योरम, इसमें से कोई भी थ्योरम एक जो है सो पूछ सकता है। चाहे नेटवर्क थ्योरम में सुपर पोजिशन पूछे, थेल्विन्स पूछे, नॉर्टन्स पूछे, या फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पूछे, कोई भी एक पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। 100% है कि पूछेगा, ठीक है। तो आपके लिए ये जो है सो वीवीआई होने वाला है, नेटवर्क
थ्योरम्स, ठीक है। इसके अलावा टाइम डोमेन एनालिसिस है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनफैक्ट पूछा भी जा चुका है इससे पहले, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिला जुला के बात ये है कि आपका जो ये 8 लेक्चर्स वाला है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा डीसी सर्किट के लिए। अगला जो आपका मॉड्यूल है इसी में, वो है आपका एसी के लिए, ठीक है, एसी सर्किट के लिए है। तो जैसे आपने डीसी के लिए पढ़ा था, डीसी के लिए आपको बेसिक नॉलेज है, मतलब घर में भी जैसे कोई भी चीज आप यूज करो तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये एसी है डीसी है, इसमें कैसे यूज होता है। आपके मन में नहीं आता कभी कि हाँ आप जैसे बैठे हुए हो, अब चलो मेरे हाथ में जैसे कि ये रिमोट है, ठीक है, अब ये किस तरीके से बनी है, इसमें क्या प्रोसेस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब कैसे बनी है आपके मन में आता होगा ना कि कैसे बनी। ये देखो जैसे कि ये एक रिमोट हुई, ठीक है, ये रिमोट कैसे काम करता है आपके मन में तो आता होगा ना कि किस तरीके से यहाँ से मैंने बटन दबाया वहां से एसी चलना शुरू हो गया। तो कुछ ना कुछ तो इसमें मैकेनिक्स होगी ना, तो वही जानना होता है, तो कुछ तो आपको लेना पड़ेगा ना, इसीलिए बेसिक व्यू है, ठीक है। आपके लिए डिटेल व्यू नहीं है, बेसिक व्यू है। पहले बेसिक समझो, डिटेल बाद में समझेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो आपके लिए ये आपको खींचेगी, फर्स्ट ईयर के अलावा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए अभी से इंपॉर्टेंट है, अगर समझ लोगे बेसिक तो आगे आप ही के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्या बोला? मैं बोलने जाने दो। ठीक, अगला जो है आपका, ये जो है एसी सर्किट, ठीक है। जैसे आपने डीसी सर्किट पढ़ा, आपके लिए एसी सर्किट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपका 8 लेक्चर्स का है। लेकिन पहले इसमें देख लेते हैं आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट होता है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म्स। अगर आपको साइनसोइडल वेवफॉर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आप ऐसा समझ लो, आपने कभी ऐसा देखा है क्या, ऐसा देखो सामने, ऐसे 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 ऐसे, ये आपका वेवफॉर्म हुआ, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे कि इसका पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर क्या होता है, ये सब उस टाइम में पढ़ेंगे। लेकिन आप बेसिक ये समझ लो कि कहना क्या चाहता है। तो एसी सर्किट जो है सो डीसी सर्किट है, दोनों अलग अलग तरीके से चलती है। तो एसी वेव्स के हिसाब से चलती है, आपको थोड़ा बहुत जरूर नॉलेज होगा अगर आपने पढ़ा है 10th में, ठीक है। तो ये आपके लिए बेसिक रहा, ठीक है। ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन आप लिखने के लिए बैठो आंसर, ठीक है, एग्जाम में पूछा है, और आपके लिए कुछ भी पूछा है, मान लो कि जैसे आपने, आपके लिए एग्जाम में इसने पूछ दिया, ठीक है, रिएक्टिव पावर, ठीक है। अब रिएक्टिव पावर में मेरा मन है क्या, जो हम भी बता दे, ठीक है, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू सब कुछ बता दे। इससे क्या होगा ना कि आंसर और ज्यादा सुंदर लगेगा और अच्छा लगेगा और बड़ा दिखेगा, है ना, जिसके आपको नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे 7 नंबर का अगर मान लो कि आप इतना ही छोटा सा लिखते हो तो आपको मान लो 4 नंबर देता है, लेकिन ये दोनों चीज लिखे तो हो सकता है कि 6 नंबर भी दे दे, है ना। तो आपके लिए तो बढ़िया रहेगा कि आप प्रिपरेशन कर लोगे ना, है ना। तो इसके अलावा जो इम्पिडेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट है, तो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दोनों का जो इम्पिडेंस होता है वो भी आपके लिए समझ में आ जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है। फेजर रिप्रेजेंटेशन, इसका रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एफिशिएंट पावर, पावर फैक्टर, पावर ट्राइंगल, ठीक है, ये सब आपके लिए नहीं होगे। कुछ चीजें आपको जैसे पता होगी, रिएक्टिव पावर पता हो सकती है, एफिशिएंट पावर पता हो सकती है, बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं होगी, लेकिन आपके लिए नॉलेजफुल है, बहुत काम आएगी आगे। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हुआ, पहला हुआ, ठीक है। दूसरा आप देखो, ठीक है, एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट, तो कंसिस्ट ऑफ आर एल सी, ठीक है, देखो आर एल आर एल सी कॉम्बिनेशंस। अब मतलब समझ रहे हो इसका, देखो क्या कहना चाह रहा है कि पूरा एनालिसिस कराएगा आपका सिंगल फेज जो एसी सर्किट होता है, उसमें जो होता है आर एल सी होता है, आर सी होता है, आर एल होता है, आर एल सी होता है, सारे कॉम्बिनेशंस के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका 7 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसका रेजोनेंस है वो भी बताएगा, ठीक है। उसके अलावा थर्ड जो आपका, थर्ड जो है, अरे उसके अलावा जो आपका थर्ड है देख रहे हो ना, ये क्या है, 3 फेज बैलेंस सर्किट। वो जो आपका ये सिंगल फेज पढ़े हो, सिंगल पेज और थर्ड पेज क्या होता है, 3 फेज, वो हम एग्जाम बाद में बात करेंगे आराम से, जो क्लासेस शुरू होगी तभी, ठीक है। अभी आप बेसिक नॉलेज एक ले लो, जो सिंगल फेज के बारे में बताया, ऐसे ही 3 फेज के बारे में बताएगा, उसके वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप बताएगा आपका स्टार और डेल्टा कनेक्शंस में। इसके अलावा इसमें बस इतना ही है, ठीक है। तो ये बेसिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है सो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह पूछ सकता है, ठीक है, इंपीडेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट पूछ सकता है, रिएक्टिव पावर पूछ सकता है, एप्रिएंट पावर पूछ सकता है, इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने दूर जो है सो मतलब बहुत भारी नहीं है, बेसिक ही है, एक बार समझ जाओगे तो याद रहेगा, ठीक है ना, दिमाग में रखे रहना है बस इसको, ठीक है। तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो आपका एनालिसिस है इसका,
इसका ये जो है सो आपका 7 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। इसमें से अगर पूछेगा तो आपको बताना होगा कि कॉम्बिनेशन दिखाना होगा, ठीक है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में कैसे कॉम्बिनेशन किया जाता है 3 फेज का, तो वह भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको डायग्राम याद रखना है, फिगर याद रखना है। इसके अलावा इसके बारे में बेसिक नॉलेज कंस्ट्रक्शन वगैरह याद रखोगे तभी तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा कि एग्जाम में बैठोगे तो भूलोगे नहीं। जब प्रैक्टिस करते रहोगे तभी तो आपके लिए बढ़िया रहेगा ना। तो ऐसे ये रहेगा। तो आपके लिए मिला जुला के इसमें ये रहा। इसमें आपका जो आरएलसी सर्किट है, इसके अलावा 3 फेज में जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन तीनों में जो है, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाँ आप ये कवर कर सकते हो। जो कि एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों कंप्लीट हो गया, दोनों 8-8 लेक्चर्स के थे। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद जो आपका थर्ड जो है, तो थर्ड छोटा सा है। और छोटा सा इतना छोटा सा है कि आप देख के खुश हो जाओगे कि अरे बस इतना ही तो है, इतना पढ़ेंगे थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, है ना। तो इतना भी छोटा नहीं है दोस्तों, आप जितना छोटा समझ रहे हो इसको, ठीक है। तो अभी देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये जो है आपका मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ाना है। ये भी आपका जो है सो दोनों में काम आ सकता है। देखो इसमें पहला इंट्रोडक्शन बताएगा इसका, ठीक है। एक सेकंड। इसमें जो आपका जो है सो बेसिक इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बताएगा। इसके अलावा सीरीज और पैरेलल जो है मैग्नेटिक सर्किट्स है, ये आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो है एनालिसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट्स। तो देखो दोस्तों, इजी वे में समझो कि मैग्नेटिक सर्किट्स क्या कहना चाह रहा है। कि मैग्नेटिक सर्किट का जो इंट्रोडक्शन है पहले ये आपको बताएगा इसमें। इसके अलावा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एनालिसिस इसका जो है ये भी हो सकता है। तो मिला जुला के आपके लिए जो ये है ना, जो 4 लेक्चर्स का है, जो आपको इतना लंबा नहीं खींचेगा, आप इसे थोड़ा सा पढ़ोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें से बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन पूछे, और पूछेगा भी तो आपका जो सीरियल मैग्नेटिक सर्किट है या फिर पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है, और इसका एनालिसिस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक रहेगा, आपके लिए दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक। चलो आपका अगला जो है सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है। और मतलब 100% चांस लेके रखो, इसमें से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। और आपने नाम भी सुना होगा। आप जैसे देखते हो ना कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स आपको पता होना चाहिए ना कि क्या होता है। चल बेसिक आपको तो इतना पता ही है कि हाँ जो क्या करता है सो ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब आपका जो जो सर्किट का जो करंट होता है उसे कम करता है। आपके घर में जो पहुंचाएगा 220 240 वोल्ट का जो करंट आता है 11,000 से, कैसे आता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आता है। तो ये आपके लिए बेसिक नॉलेज हुआ। अब आपको आइडिया होगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, कौन सा ट्रांसफार्मर, आप तो ये ऑलरेडी पढ़े हुए हो। तो आपके लिए तो बढ़िया है ना कि हाँ चलो ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि ये मुझे पढ़ने में मजा आएगा, है ना। और मजा भी आएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। क्योंकि इसमें जो है आपका ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। इसका आपको बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है सो है। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर रहेंगे। चलो ये जो यहाँ पे जो है सो आपको पढ़ना क्या क्या है, सो मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ना है इसमें। बीएच कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका ये जो है पहला जो है बी एच कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। इसके अलावा जो आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर जो है आइडियल और प्रैक्टिकल, ठीक है, ये भी रहेगा। ईएमएफ इक्वेशन जो होता है इसका, ये भी रहेगा। इसके अलावा इक्विवेलेंट सर्किट, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। और लॉसेज इन ट्रांसफार्मर में से चांस है कि आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने मिल सकते हैं, ठीक है। इसके रेगुलेशन और इफिशियंसी के बारे में भी पूछ सकता है। तो मिला जुला के अगर आप ट्रांसफार्मर का बेसिक ओवरव्यू ले लेते हो तो आप इसे लिख पाओगे, और उसमें चांस आपको थियोरिटिकल टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे आप पढ़ के भी आंसर दे सकते हो, मतलब आप पढ़ लिए ऐसे समझ लिए कि हाँ ट्रांसफार्मर क्या है, आप सोचोगे आंसर लिखना है, ठीक है। चलो कॉपी ले आया ऐसे रखे। चलो ये कॉपी निकल गया, ठीक। अब इसे लिखने के लिए बैठे, पहले देखा अरे ट्रांसफार्मर, अरे यार ये तो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर तो मुझे पता ही है कि हाँ, ऐसे घर में देखते हैं कि मतलब घर के आगे देखेंगे कि लगा हुआ है, उसी से मेरे घर पे करंट आ रहा है। तो कुछ नहीं पता है फिर भी तो इसके बारे में लिख ही लोगे ना। अगर थोड़ा बहुत अगर क्लास में आप पढ़ लेते हो तो वहां लिखने में और ज्यादा आपके हाथ चलने लगेंगे जल्दी जल्दी, और इसे जल्दी से कंप्लीट कर लोगे। और एग्जाम के लिए ये वीवीआई रहता है आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, 3 फेज में कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब इसका यूज क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। तो मिला जुला के ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। 6 लेक्चर्स में है, और इसे मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म कर दूं। तो आपका एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, तो उसके लिए प्रिपरेशन पहले से ही करनी चाहिए, जो कि बेटर रहेगा आपके लिए। अगला जो है आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप जैसा कि देख रहे हो कि 10 लेक्चर्स है, ठीक है। 10 लेक्चर्स का मतलब ये होता है कि बहुत बड़ा हो गया ये चैप्टर, ठीक है। अब चलो इसका बेसिक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ मैं।
इलेक्ट्रिकल मशीन्स 10 लेक्चर्स हो गए टोटल इसमें। इसमें देखो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, पहले इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या होते हैं आप बेसिक ओवरव्यू ले लोगे, ठीक है। इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गया, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसके अलावा स्पीड कंट्रोल हो गया, उसके अलावा क्या है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। अच्छा, स्पीड कंट्रोल जो होता है इसका एक्साइटेड डीसी मोटर का कैसे होता है सेपरेटली, वो आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन मेनली क्या होता है, चलो अभी अगर मैं बताने बैठूंगा ना तो फिर क्या होगा ना कि आप ऐसे टेंशन में आ जाओ कि अरे यार इतना पढ़ना है, ये करना है वो करना है। तो धीरे धीरे शुरू करेंगे ना। फर्स्ट मॉड्यूल पहले डीसी सर्किट समझते हैं, फिर एसी सर्किट समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ट्रांसफार्मर समझेंगे, फिर इस पे आएंगे ना। तो अभी फिलहाल ये देख लो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, अगर आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझ में आ गया तो ये टर्क स्पीड और स्पीड कंट्रोल जो होता है ये भी आप समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग होता है जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इंडक्शन मोटर के बारे में कुछ कुछ तो जानते होगे ना, इंडक्शन मोटर के बारे में इससे पहले सुने हो? सुने ही होगे, कैसे नहीं सुने होगे। नहीं सुने हो तो अभी तो गूगल करने वाले हो तुम मेरी बात सुनकर, ठीक है आप लोग। तो मिला जुला के बात यह है कि इंडक्शन मोटर ये मतलब अभी इस एग्जाम के लिए मत देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो तो अब आपके लिए तो हमेशा सुनने मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा टर्फ स्टिक जो टर्फ स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये आपके लिए हमेशा काम आएगा। लेकिन अगर आप दूसरे ब्रांचेस से हो तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि ये आपके लिए रहेगा इम्पोर्टेंट। ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपका कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछ सकता है, आपका इंडक्शन मोटर का, और यही आपका जो है ना 7 नंबर में पूछेगा तो आप लिखोगे 2 से 3 पेज में भर जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें हो सकता है टच स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ दे, ठीक है। ये प्लस कर सकता है। तो ये आपके जो कॉपी सेट करने वाले उसका क्या पैटर्न होता है वो भी कभी किसी और वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है। इसके अलावा लॉस कंपोनेंट्स एंड एफिशिएंसी जो होती है, इसके अलावा स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर का ही जो है लॉस कंपोनेंट्स है, उसके अलावा जो इसकी एफिशिएंसी है, स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल जो है, वो सारी चीजें जो है सो इंडक्शन मोटर की कैसे होती है, क्यों होती है, तो ये इससे रिलेटेड ये भी है। तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ लोगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, और इसमें दोनों को मैं साथ में ही करा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका सिंक्रोनस जनरेटर है, जनरेटर तो बेसिकली जानते हो ना, पता है ना। जैसे मोटर आपने अगर नहीं पता है आपको, ठीक है, तो आपको ये बात इतनी तो पता ही होगी ना कि हाँ एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मोटर इतना तो पता ही है ना। चलो आज जनरेटर क्या है, तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंक्रोनस ए सिंक्रोनस क्या होता है, तो अभी फिलहाल इसमें आपको सिंक्रोनस ही पढ़ना है। तो ये आपके लिए रहेगा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो लास्ट में आपका नहीं पूछता और में हो सकता है आपका इंडक्शन और ये पूछ दे सिंक्रोनस जनरेटर, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये 9 नंबर में पूछ सकता है, हो सकता है कि आपको इसके इन दोनों के बीच में क्या करेगा कि हाँ डिफ्रेंशिएट कर दो कि इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये दोनों आपके लिए रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम POV, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए, ये हो गया आपका खत्म इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। अगला जो है आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखो आप, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। नाम से समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। तो आपको बेसिक ओवरव्यू देने वाला है, और ये आपका लास्ट लेक्चर है इसमें, आपका लास्ट मॉड्यूल है इसमें, ठीक है। आप आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो इतना ही पढ़ना है, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप इतना नॉलेज लेके जाओ यहाँ से जो आपके लिए हमेशा काम में आए। क्योंकि क्या होता है कि आप मान लो घर पे हो, ठीक है, अब आपके पापा, जैसे पापा रिलेटिव हो गए, ठीक है कोई, अब मान लो कि आप हो CS बैकग्राउंड से, ठीक है। मान लो घर का रिमोट खराब हो जाता है, ठीक है। अब घर का रिमोट खराब हो जाता है, क्या है, इंजीनियर तुम किस काम के हो, तुमसे रिमोट नहीं बन रहा है, टीवी खराब हो गया तो तुम, आपको पता है कि आपका काम नहीं है, लेकिन उनको फिर समझाओगे, वो कहते हैं कि नहीं इंजीनियरिंग की हो तो आप सब कुछ पढ़े होगे। बात सही है, आपको पढ़ाया जाता है सब कुछ, बेसिक ओवरव्यू दिया जाता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, अपना कोर ब्रांच पकड़ते हो, अपने कोर सब्जेक्ट्स पकड़ते हो, और इस सब में बस पास करने के लिए देखते हो। तो कभी कभी पढ़ना भी चाहिए, इन सब्जेक्ट्स को बहुत काम आता है दोस्तों आगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, चलो एक फोन ही हो गया, ठीक है। अब फोन में कोई फॉल्ट आ जाता है तो पहले तो फोन होता था कि बैटरी निकालो लगा दो सही हो जाता था, ठीक है। लेकिन अभी तो बैटरी भी इनबिल्ट ही आता है, तो इसे कैसे बनाएंगे, कैसे हटाना होता है, तो लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर सर्च करने जाते हैं। अरे भाई तुम इंजीनियर हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि क्या करना होता है, कैसे हटाना होता है। तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलो तो इस हिसाब से देख लेते हैं, इस वाले में क्या है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, ये भी 6 लेक्चर्स है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेके चलो इसको, तो इसमें से आपको जो है
सो क्वेश्चन आपको जो लास्ट में जो पूछे जाते हैं, मुझे बताया ना मैंने, 9 नंबर वाले में, 9 वाले में 9 क्वेश्चन नंबर जो होता है, जिसमें आपको दिया जाता है शॉर्ट आंसर लिखने के लिए, या फिर उसके जो दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें आपका जैसे एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स, ये सब कंपोनेंट ऑफ एलटी स्विच गियर। एलटी स्विच गियर आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। छोड़ो, नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर होकर भाग जाओगे। ठीक है, तो क्लास के टाइम में बात करेंगे इसके बारे में। तो आपका जो ये कंपोनेंट्स ऑफ एलटी स्विच गियर है, इसके अलावा जो इसमें फ्यूज यूनिट होता है आपका, जैसे मैंने बताया एमसीबी, एमसीबी आपको थोड़ा बहुत भी जरूर पता होगा, पता है ना? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। एमसीबी आपको पता ही है, एलसीबी, एमसीसीबी, ये सब जो आपका पूछ सकता है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, और आपको लिखना पड़ेगा। और आपके लिए आसान है, आपको थियोरिटिकल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान रहेगा। आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, और लिखना तो आपको आता ही है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको लिखने तो आना चाहिए ना, कि क्वेश्चन को, छोटे से आंसर को कितना लंबा खींच सकते हैं, जितना लंबा खींचोगे उतना अच्छा आपको मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स होते हैं, अर्थिंग क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ बैटरीज। आपको जैसे मैं मोबाइल का एग्जांपल दिया, जो बैटरीज होते हैं तो वो अलग टाइप का बैटरी होता है, घर में इन्वर्टर में लगा होता है वो अलग बैटरी होता है, इस तरीके से और भी चीजें होती है। तो आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर बैटरीज क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें जो लगे होते हैं सामान, जो क्या होते हैं, इसके अलावा इसका जो डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, वो सारी बातें करेंगे आराम से बाद में। इसके अलावा जो आपका एलिमेंट्री कैलकुलेशन फॉर एनर्जी कंजम्पशन, और इसके अलावा क्या है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एंड बैटरी बैकअप। तो मिला जुला के बात ये बोल रहा है कि एनर्जी कंजप्शन जो होता है, घर में जब बिजली बिल उठता है तो उसका कैसे, मतलब किस तरीके से उठता है, मतलब किस तरीके से वर्किंग करती है इसके अलावा जो पावर फैक्टर जो है, जो बैटरी बैकअप को मतलब चेंज करता है, या फिर उसको क्या कहते हैं, उसको जो इम्प्रूव करता है या फिर उसे खराब करता है, किस तरीके से, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीजें पढ़नी है। तो ये टोटल पूरी की पूरी थियोरेटिकल है, और ये आपको लिखना जो होता है ना, कॉपी भरने के लिए ना सबसे अच्छा है। ठीक है, इसमें से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मजा आ जाएगा आपको लिखने में, आप लिखते जाओगे, मजा आ जाएगा आपको, कहो कि हाँ अब एग्जाम दे के निकले हैं, क्योंकि आप तो अभी 11th 12th करके आए हो। ठीक है, आप तो चाहते हो, आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करें, ठीक है, एग्जाम को खत्म करके भागे, लेकिन आप ये जो कर रहे हो ना, इंजीनियरिंग में आपको भागना नहीं होता जल्दी जल्दी कंप्लीट करके। आप जितना ज्यादा पेज भरोगे, मैं कहता हूँ आप 4200 पेज भर के आओ ना। अगर आपके अंदर टैलेंट है, कम से कम 30 पेज भरो, 30 नहीं भर सकते तो मिनिमम 25 तो भर के आओगे ना। अब भरोगे कैसे जब कुछ पढ़ोगे ही नहीं? जब मान लो कि इसमें अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो आप अटक जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल पूछता है तो फिर लिखते आना है ना दोस्तों। लिखते जाओगे तो फिर मिला जुला के आपका जो ये 6 लेक्चर्स हुआ है, 6 खत्म हो गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, और आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे सबको मैं एक एक करके कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको ये बता देना कमेंट बॉक्स में नीचे कि वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझसे या तो इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, या फिर मुझसे यहाँ भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो मिला जुला के बात यही रहेगी, क्लास आपको कैसी लगी तो जरूरी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने दोस्तों को जरूरी शेयर कर देना।